वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे हम कार्तिक तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और इसमें आपको अगर पूरा देखते हैं तो 100% बता रहा हूँ, इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से हो, चाहे हमारा ये स्कूल का जो हमारा लोकल का एग्जाम होता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि पिछले क्लासेज में क्लास 6, 7, 8 में हम लोग नंबर लाइन पढ़े हुए हैं, संख्या रेखा पढ़े हुए हैं, और उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है स्टार्टिंग में ही, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन जो हमारा होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन में देखते हैं आप लोग, एक ही रेखा को दिखाया गया है, एक रेखा को, जिस पर बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है, और इधर दाहिने साइड यानी राइट हैंड की तरफ हमारा क्या होता है, सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। और ये जो है, ये निर्देशांक ज्यामिति जो है, यहाँ पर हम दो एक्सिस को पढ़ेंगे, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही एक्सिस होता है। जैसे नंबर लाइन पे ये हमारा एक्स एक्सिस को पढ़ा गया रहता है। तो हम आते हैं, देखते हैं इसमें इससे रिलेटेड ये होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से आया हुआ, क्यों इसका जरूरत पड़ा हमको, किस लिए जरूरत पड़ा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी मान लीजिए ये क्या है, इसका प्रयोग किसी बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की, देखिए एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, जो कि हमारा प्लेन में होना चाहिए, यानी समतल में होना चाहिए। समतल का मतलब समझ आए, जिसके 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर मैं ये स्केल ले रहा हूँ, देखिए ये हमारा स्केल है, स्केल के कॉर्नर पे देखें अगर हम यहाँ पे कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे 2 लाइनें मिल रही हैं, एक इधर से और एक इधर से, 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो हमारा प्लेन बना हुआ, समतल बना हुआ। ठीक है, तो किसी समतल में स्थित, देखिए किसी समतल में स्थित, ये हमारा प्लेन है, बोर्ड भी हमारा क्या है, प्लेन है। किसी समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समतल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समतल, यानी 2 डायमेंशनल, यानी द्विविमीय जिसको हम बोलते हैं, 2 बीमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई। ऐसा जगह जहां पे सिर्फ और लंबाई और चौड़ाई हो, उस जगह पर एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। इसमें हमारा एक होता है एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पे बनाया गया है, एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये हमारा जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, एब्सिसा बोलते हैं, जिसको हिंदी में, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस को एकदम ओरिजिन से आप लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। देखिए पहला चीज तो यह है कि इसका प्रयोग करते हैं हम कहाँ पर, समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक्स अक्ष को, यानी एक्स एक्सिस जो हमारा होता है, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा के नाम से जाना जाता है। इसको एब्सिसा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, इसको हिंदी में भुज बोला जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है। और वाई एक्सिस की बात कर लें, जो हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसको हिंदी में कोटि कहते हैं। ये है हमारा कोटि। ठीक, तो ये दोनों के नाम है, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा यानी भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। तो अगर याद ना हो पाए ना, भुज और कोटि ना याद हो, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी क्या है, भुजाएं हो गई, ये हमारी भुजाएं हो गई। और कोट आदमी कैसे पहनता है, सीधे पहनता है। अगर ना याद हो ना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए ये दोनों भुजाएं और सीधे हम खड़े हैं, तो कोट ऐसे पहनता है आदमी। तो ये यानी ऐसे जो है वो कोट है हमारा, यानी कोटि है, और ऐसे हमारा क्या है, भुजा यानी भुज है। तो ये रहा दोनों का नाम। अब आते हैं, देखते हैं इसमें ये जो होता है, देखिए जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। कहीं की भी दूरी निकालेंगे आप इस तल में, तो इसी मूल बिंदु से नापेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहने का मतलब 0,0, यानी यहाँ पर अगर कोई
व्यक्ति या कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है आकर के, तो उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, अब मेरा घर है ये, तो अगर कहीं का डिस्टेंस नाप रहे हैं तो इसमें मूल बिंदु ये होगा हमारा घर, ये हमारा घर मूल बिंदु है। यानी ऐसे ही इसमें आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो ये जहाँ पे काटा गया है ये 0,0 है, यहीं से चलना है आपको, कभी इधर चलना है, कभी इधर चलना है, कभी इधर चलना है, कभी इधर चलना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई कण, अब कण मैंने कहा तो कण का मतलब कोई वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई भी चीज। चलिए देखते हैं उसको इस समतल में गतिमान करके देखते हैं। समतल, इस समतल में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई कण गति कर रहा है, तो मान लीजिए कोई कण यहाँ पे गति कर रहा है, यहाँ गति कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है कोई कण। अब इसी मूल बिंदु के सापेक्ष देखेंगे ये है कहाँ, तो देखिए यहाँ पर आने के लिए आपको, यहाँ पहुंचने के लिए पहले आपको कुछ दूर इधर आना होगा, फिर ऊपर जाना होगा तब पहुंचेंगे, या फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे फिर इधर आएंगे तब पहुंचेंगे। और एक रास्ता अब चलने के लिए तो ऐसे भी, कोई कह देगा हम ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने का मतलब हो रहा है, देखिए इधर भी जा रहे हैं आप, इधर भी जा रहे हैं, यानी एक्स अक्ष पर भी चल रहे हैं और वाई अक्ष पर भी चल रहे हैं। तो दोनों पर हम क्या करेंगे, दोनों अक्षों पर चल करके उस बिंदु तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक्स पे चलना है, पहला किस पे चलना है, एक्स पे, यानी हम कैसे चलेंगे, पहले क्षैतिज चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो देखिए जब कोई कण इसमें गति कर रहा है तो आप यहीं से चलेंगे, यहीं से, तो यहाँ से इधर जब आएंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, धनात्मक दिशा में आ रहे हैं। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, धन हो गया, प्लस हो गया। अब फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब यहाँ देखिए बनाया गया वाई अक्ष की ओर जा रहे हैं, वाई अक्ष की ओर। तो जब वाई अक्ष की ओर जाएंगे तो इसका मतलब वाई की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव में, तो प्लस, वो भी प्लस। पहला वैल्यू जो होता है वो एक्स का लिखा जाता है, पहला वैल्यू किसका लिखा जाता है, एक्स का, और दूसरा वैल्यू किसका लिखा जाएगा, वाई का। तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्या हुआ, पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश के नाम से इसको जानते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई कण गतिमान है, गति करेगा, तो दोनों का एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव दिया है तो हम कह देंगे कि वह कण किस में गति कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही चलते हैं, इसमें अगर कोई गति कर रहा हो तो पहले एक्स पे आएंगे, तो एक्स का देखिए क्या हो रहा है, माइनस है, एक्स का वैल्यू हमें इसमें क्या मिलेगा, माइनस। और फिर इधर आकर के तब ऊपर जाएंगे, तब ना यहाँ पहुंचेंगे। तो जब यहाँ पहुंचेंगे तो ऊपर, इधर ऊपर जाने पर वाई का वैल्यू क्या चलना पड़ेगा, आपको प्लस चलना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव। इसका हो जाएगा आपका माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ की बात करें थर्ड में, मान लीजिए कोई कण इसमें गति कर रहा है, कोई कण इसमें गति कर रहा है, तो जब इसमें कोई गति करेगा तो इसमें आने के लिए जब एक्स की ओर आप आएंगे, इधर आएंगे, तो इधर आने का मतलब किधर आ रहे हैं, एक्स में, पहले इधर आकर के तब इधर आएंगे, तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस की ओर आ रहे हैं। और इधर आने का मतलब क्या हुआ, फिर देखिए पहले ऐसे आकर फिर ऐसे आएंगे, यानी इधर आएंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो जब इस तरह से आएंगे तो वाई के भी निगेटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, वाई के निगेटिव, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट ये हमारा हो गया क्या, माइनस का माइनस। अब यहाँ देखिए फोर्थ की बात करें, मान लीजिए वही कण यहाँ पे आ गया घूमते हुए, वो घूम रहा है इसमें, तो यहाँ जब मापेंगे आप तो एक्स का किधर चलेंगे, इधर आकर के तब ना नीचे आएंगे, तभी तो पहुंचेंगे। इसका मतलब एक्स का इधर आ रहा है तो पहले एक्स का प्लस लिखेंगे और नीचे आने का मतलब माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा संकेत। तो पहला वैल्यू किसका लिखा जाता है, एक्स का लिखा जाता है, यानी एब्सिसा लिखा जाता है, जिसको आप भुज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वैल्यू भुज का लिखेंगे और दूसरा वैल्यू किसका लिखेंगे, कोटि का लिखेंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो पॉइंट हमारा, किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किसी प्लेन में यानी समतल में, किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दोनों अक्षों का सहारा लेना पड़ेगा, एक्स और वाई का। तो हम इस तरह से एक्स कामा वाई लिखेंगे, यानी एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। तो चलिए इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से पूछता है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में आ जाए एक्सरसाइज, ऐसे छोटा सा ऑर्डिनेट और एब्सिसा से रिलेटेड कह रहा है कि चलिए बताइए 3, -5 किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा छोटा सा बना कि 3, किस में पड़ रहा है, तो इतना तो पता होना चाहिए, पहला वैल्यू एक्स का और दूसरा वैल्यू वाई का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी ये बात बताई गई है बना करके कि एक्स, आप देखेंगे अगर
तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। तो पहला वैल्यू किसका देखते हैं, एक्स का। तो यहाँ पे देखिए 3 कामा -5, तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव मिला है हमको, पॉजिटिव मिला है, और y का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ये मिला है प्लस कामा माइनस। तो प्लस कामा माइनस ये किस में है, देखिए फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये फोर्थ में है, किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये हो गया आपका फोर्थ यानी चौथा चतुर्थांश। तो ये पॉइंट किसमें, इसका मतलब है ये किसमें पड़ रहा है आपका, इसमें पड़ रहा है। अब कह रहा है कि इसमें, चलिए बताइए अबसीसा कौन है, ऑर्डिनेट कौन है। तो एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाले को अबसीसा बोलते हैं, और वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी एक्स वाले को भुज कहा जाता है और वाई वाले को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो अगर अबसीसा की बात करेगा तो हमारा अबसीसा हो जाएगा, देखिए अगर पूछ रहा है अबसीसा आपका कितना है, तो कहेंगे अबसीसा कितना है, 3 है, और ऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है हमारा, ऑर्डिनेट हो जाएगा -5, ठीक है। तो ऑर्डिनेट हुआ हमारा -5। तो इस तरह से आप अबसीसा और ऑर्डिनेट बता सकते हैं कि अबसीसा कौन होता है, पहला वैल्यू क्या होता है, अबसीसा होता है एक्स का होता है, और दूसरा वैल्यू किसका होता है, ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट मतलब कोट, ठीक है। तो ये अबसीसा ऑर्डिनेट, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए याद करने का तरीका भी बेहतर है, ये दोनों पॉजिटिव ऐसे क्रॉस ऐसे करके याद कर लें, ये दोनों प्लस है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, दोनों माइनस। यहाँ देखिए इसके ठीक दोनों एकदम उल्टे हैं, इसका उल्टा ठीक ये है और इसका ठीक उल्टा ये है। इसमें देखिए दोनों प्लस है तो इसमें दोनों माइनस है, इसमें देखिए पहला माइनस है दूसरा प्लस, तो इसमें पहला प्लस है दूसरा माइनस, दोनों क्या है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दो याद कर लीजिए, कोई दो याद कर लीजिए, उसके कोई दो याद, ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, ऐसे जो सम्मुख मिल रहे हैं आमने सामने, इनको आप क्या करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका अबसीसा और ऑर्डिनेट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या पूछता है। कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी ये दिया रहता है अबसीसा और ऑर्डिनेट, अबसीसा और ऑर्डिनेट, तो पॉइंट पूछता है। जैसे कहता है कि चलिए मान लीजिए दिया हुआ है पॉइंट, कह रहा है अबसीसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कहता है इस पॉइंट को बताइए कैसे लिखा जाएगा और किसमें लिखा जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि अबसीसा दे दिया है आपका, अबसीसा दिया मान लीजिए 5, और कह रहा ऑर्डिनेट आपका है 9, ऑर्डिनेट है आपका -3 मान लीजिए दे दिया, ऐसे कह रहा इसको इसको बनाइए आप कि पॉइंट की तरह लिखिए, पॉइंट में कैसे लिखाएगा। अगर इसको इसे पॉइंट एक साथ लिखना हो तो आप जान ही रहे हैं, पहले अबसीसा को लिखा जाता है, तो रहेगा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखिए तो पॉइंट हो जाएगा आपका सीधे सीधे अबसीसा कामा यानी 5 कामा ऑर्डिनेट -3। अब पूछ रही है किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, किस में पढ़ रहा है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, किस चतुर्थांश में है, ये अगर बताना रहे तो आप सीधे बताएंगे। देखिए पहला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव किस में पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है फोर्थ वाले में, ठीक है। तो ये रहा अबसीसा और ऑर्डिनेट से रिलेटेड। आते हैं इससे रिलेटेड दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। तो ये अगर हम आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप लोग क्या करें, कमेंट किया करें, कमेंट नहीं करते हैं ये प्रॉब्लम है, कमेंट करना चाहिए। और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर देखिए इम्प्रूवमेंट हमेशा होना चाहिए सबके अंदर। एजुकेशन का मतलब ये होता है सीधे सीधे कुछ और ज़्यादा नहीं करता एजुकेशन। देखिए एजुकेशन कुछ और नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, डे बाई डे, टाइम बाई टाइम, इन ईच मोमेंट, हर पल व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है। हमेशा आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है तो आप धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं तो आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं, और बुरे परिवर्तन आ रहे हैं तो बुरे हो जा रहे हैं। परिवर्तन तो लाता है। तो ये जो एजुकेशन है ये चेंजिंग, हमेशा चेंजिंग लाने का, देखिए चेंज करना ही एजुकेशन है। खुद को चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, ठीक है। आज का देखिए होता है, आज का बेहतर प्रदर्शन हमारा जो होता है उसे क्या करना चाहिए, कल के लिए तैयारी समझना चाहिए, ठीक है, वहीं से शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए आते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से हम बना सकते हैं, तो चलिए अभी देखिए इसके इधर का डिस्टेंस क्या है, x का डिस्टेंस है, और इसके ऊपर का डिस्टेंस क्या है, y का डिस्टेंस है। इधर भी x का डिस्टेंस और इधर y का डिस्टेंस। तो चलिए मान लीजिए कह रहा है कि दो पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे करके दो पॉइंट दिया है, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट का नाम है a और एक पॉइंट का नाम है b, ये दिया है। कह रहा है a और b के बीच देखिए यहां पर दो पॉइंट दिया हुआ है a और b। तो
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए निकालने को कह रहा है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं और डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, ये दोनों पॉइंट है हमारे ए और बी। तो पहले इसका हम देखेंगे कि इसका निर्देशांक क्या बन रहा है, ठीक है, इसका पॉइंट का निर्देशांक बन क्या क्या रहा है, एक्स और वाई के रूप में किस तरह से बन रहा है। तो चलिए देखिए, अभी यहाँ पर देखें हम, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से ऐसे 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 आ गया और ये ऐसे हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको, मान लीजिए ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है पी, यहाँ पे ये पी है और ये। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस है x1, क्या डिस्टेंस है x1, मतलब ये तो 3 4 5 कुछ होगा, इधर का डिस्टेंस क्या है x1, ये इतना डिस्टेंस हमने ले लिया है x1, कहाँ तक OM, ये ओरिजिन है और ये m है, तो OM हमने मान लिया क्या x1 मान लिया। ऐसे ही अब देखिए AX पर है तो x1 माना गया है, ऐसे ऊपर जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं y1 है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y1 है। फिर आते हैं, देखते हैं इसकी बात करते हैं, ये यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको ऐसे ऐसे आना पड़ेगा, इसके सीधा ही पे आना पड़ेगा, इसी के सामने। तो मान लीजिए यहाँ तक आए हैं, अब इसको ऐसे मिलाते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, देखिए तो मान लेते हैं ये हमारा है n, क्या है n, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ से n तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं x2 है, क्या है x2 है। इसी तरह से ऐसे ही इसका भी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं और ये y कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस, देखिएगा ध्यान से, अब इधर आ गए फिर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब इस पर चल रहे हैं, तो इस पर जाएंगे ये ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुंच गए। तो अब देखिए मान ले रहे हैं x2 है, तो इस पूरे को मान लिए y2 है, क्या है y2, देखिएगा ये इतना डिस्टेंस हमने मान लिया y2 और हमें डिस्टेंस निकालना है कितना, a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस का मतलब ये AB, क्या फाइंड करना है AB, यही बताना है कि AB कितना बड़ा है, AB का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, एक छोटा सा कष्ट से कर दें, यहाँ पे ऐसे हम कर दें, इसको ऐसे मिला देते हैं। चलिए ये मान लीजिए MNP हो गया है, इस पॉइंट का नाम दे दिए Q, मान लीजिए दे रहे हैं Q है, Y लिखा है तो Y चलिए ऊपर ले देते हैं, इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये इतना y1 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा y1 होगा, क्या होगा y1 होगा। क्यों y1 होगा, क्योंकि ये इतनी हाइट देख रहे हैं, ये OP बराबर y1 है, तो अब AM बराबर भी y1 होगा, AM y1 होगा तो मान लीजिए इसका नाम C दे रहे हैं इस पॉइंट का, तो अगर AM हमारा y1 होगा तो CN भी हमारा कितना हो जाएगा y1 होगा, देखिए ये हो गया y1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखें यहाँ ये इतना कितना माने हैं आप x1 माने हैं, कितना माने हैं x1, तो अगर ये x1 है तो PA भी हमारा कितना हो जाएगा x1, PA भी कितना होगा x1, AP से लेके A तक का डिस्टेंस हमारा जो होगा वो x1 हो गया, कितना हो गया x1 हो गया। अब फिर देखिए, अब ये देखिए ये पूरे डिस्टेंस की बात करते हैं, ये पूरा जो लिए हैं OQ y2 है ना, तो OQ y2 है तो BC पूरा कितना होगा हमारा, ये भी कितना हो जाएगा y2 होगा, देखिए BC भी हमारा कितना होगा y2 हो जाएगा, ठीक है, BC भी हमारा कितना हो जाएगा y2 होगा। अब यहां से देखते हैं, और ये पूरा कितना है x2 है, तो अगर ON x2 है तो P से C तक का डिस्टेंस कितना होगा x2 होगा, ठीक है। तो चलते हैं इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, अब देखिए इसी ट्रायंगल से आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे इन गिवन फिगर, देखिए सॉल्यूशन में आएंगे, डिराइव करना हमको डिस्टेंस फार्मूला, यानी डी डिस्टेंस AB, डिस्टेंस इक्वल, देखिए फार्मूला तो आपको याद है, ये x2 माइनस x1 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द, इसी को हमें डिराइव करना है, यानी ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये हमको पता लगाना है। तो चलते हैं देखते हैं, सॉल्यूशन में आए, इन गिवन फिगर, देखिए गिवन फिगर यानी जो फिगर हमारा दिया हुआ है उस फिगर में चलते हैं, ये फिगर। तो चलिए ON इक्वल कितना है x2 लिखेंगे, ON इक्वल कितना है हमारा x2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे मानते हैं, सबको लिख डालिए कि किसको कितना माना है आपने,
O से N तक का डिस्टेंस हमने कितना लिया, क्या लिया है, x2, और OM कितना लिया है हमने, OM इक्वल कितना है हमारा, O से M तक का डिस्टेंस हमारा है कितना, देखिए OM इक्वल x1 लेट किए हैं, क्या लेट किए हैं, x1 ये लिख किया है ऊपर, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ से O से M तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x1, तो OM इक्वल x1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है, O से N तक और ये O से M तक, अगर हमको MN निकालना हो, MN, तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अभी देखिए अगर ये वाला फार्मूला, अभी मान लीजिए क्या है, ये पूरा क्या है, मार्कर है, पूरा मार्कर है, पूरा सेटअप। अब देखिए क्या है, ये रिटन पार्ट है, यानी लिखा जाने वाला पार्ट है, जिससे हमको क्या करना है, लिखना है, और ये कैप है, यानी दोनों मिलकर के एक पेन बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम कह दें कि हमको ढक्कन भर चाहिए, सिर्फ ढक्कन चाहिए, तो पूरे में से ये लिखने वाला पार्ट क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, ढक्कन मिल जाएगा। तो वही आप अप्लाई कर देना है। देखिए कैसे, यहाँ से O से लेके N तक हमारा क्या है, x2 है, और O से M तक हमारा क्या है, x1 है, और हमको चाहिए MN, क्या चाहिए, MN चाहिए। तो अब बताइए ON में से अगर OM को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो MN मिल जाएगा। देखिए ON अभी क्या है, ऐसे है, ऐसे है, इसी लाइन पे तो है, O है, और फिर इसी पे क्या है, M है, फिर यहीं पे जाके आगे N है, और हमने क्या कह दिया कि ये पूरा x2 है, और ये इतना कितना मान लिया है, x1 है। तो जाहिर सी बात है, अगर MN आपको चाहिए, MN, तो पूरे में से OM को घटा देना होगा, और पूरे में से OM देखिए जैसे ही मिटा देंगे तुरंत MN बच जाएगा। तो पूरा हमारा क्या है, x2 है, तो पूरा ON माइनस ON में से OM को सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, और जैसे ही सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बच गया हमारा MN, क्या बच गया, MN, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे MN इक्वल, देखिए MN इक्वल हो जाएगा ON माइनस OM सब्सट्रैक्ट। तो ON का वैल्यू कितना है हमारा, x2 है, और माइनस OM का वैल्यू कितना है, x1, यानी MN हमको मिल गया x2 माइनस x1। इतनी बात समझ आई। अब आते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से देखिए सेम, अब देखिए जितना MN होगा उतना ही AC होगा, जितना हमारा MN होगा उतने क्या हो जाएगा, AC। अब लिखेंगे MN इक्वल क्या हो गया, AC इक्वल x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा, ऐसे AC मिल गया हमको। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर वहां मान लिए तो चलिए इसको सेकंड नाम दे देते हैं। इसी तरह से फिर आ जाएंगे, चलते हैं, देखते हैं। अब Y की बात करते हैं, क्या निकाला हमने, AC निकाल लिया। अब आएंगे, निकालेंगे हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC। अब देखिए BC के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से देख रहे हैं N से लेके B तक, N से B तक हमारा क्या है, Y2 है, और N से C तक कितना है, Y1 है। अगर NB में से NC हम सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी घटा दें, तो हमारा BC मिल जाएगा। तो लिखेंगे NB, लिखेंगे NB इक्वल Y2, NB इक्वल Y2, और फिर NC इक्वल कितना है, NC इक्वल Y1, NC इक्वल हमको मिल गया Y1, और हमको चाहिए क्या, BC। अब लिखेंगे BC इक्वल NB माइनस NC, तो NB माइनस NC, NB का वैल्यू क्या है, Y2 माइनस NC का वैल्यू क्या है, NC का वैल्यू कितना है हमारा, देखिए NC का वैल्यू हो जाएगा आपका Y1, यहाँ रख दिए, तो हो गया आपका Y2 माइनस Y1, BC मिल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, ये हो गया आपका। देखिए हमको मिल गया AC और BC। अब देखिए ट्रायंगल BCA जो दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है वो, कैसा ट्रायंगल है, समकोण है। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अगर ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज किया था, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल हो जाता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बन जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BCA बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये आपका क्या है, फार्मूला है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख लेंगे। अब इसमें रख दीजिए, हमको चाहिए AB। देखिए राइट एंगल के सामने, यानी समकोण के सामने कर्ण होता है,
यानी हाइपोटेनस कहाँ होता है, राइट एंगल के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया आपका सी के सामने ठीक क्या है, ए बी राइट एंगल है सी ना, तो सी के सामने कौन है, ए बी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, ए बी का डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल हो गया, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, तो बेस ए सी हो गया आपका, ए सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब ए बी का वैल्यू हमें पता करना है यही, तो ए सी का वैल्यू देखिए हमारे पास मिला हुआ है x2 माइनस x1, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू मिला हुआ है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर है, तो आप लोग पढ़े होंगे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 4 होता है तो ये एक्स इक्वल हो जाता है अंडर रूट 4, यानी इधर से स्क्वायर गया तो उधर पूरे पे अंडर रूट यानी रूट चढ़ जाता है, क्या हो जाता है, यानी 2 हो गया, उधर पावर जाएगा तो 1/2 का पावर हो जाएगा, और 1/2 के पावर को ही क्या कहा जाता है, स्क्वायर रूट कहा जाता है, 1/3 के पावर को क्यूब रूट कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में ये पिछले वीडियोज में बताया गया है, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें और उसको देखा करें वीडियो को, ठीक है। देखिए आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, छोटी छोटी चीज़ें उन्हीं को लेकर के बड़ी चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ए, यहाँ से ए बी इक्वल हो गया आपका, डिस्टेंस फार्मूला निकल गया, देख लीजिए, रूट चढ़ जाएगा सबके ऊपर, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। कि दो पॉइंट के बीच में हम किस तरह से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो किस तरह से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब थोड़ी सी बात यहाँ समझनी है, और देखिए समझना ये है कि कहता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन रहता है x1 y1 x2 y2 में, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पॉइंट में क्या होता है, किसी एक पॉइंट में आपको दो चीजें मिलेंगी, x का वैल्यू और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मिलेगा, x का भी और y का। जिस पॉइंट में आप x1 माने हैं उसी के बगल में उसी के और जो उसका करस्पॉन्डिंग होगा, करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट वाला पॉइंट होगा, उसी को y1 मानेंगे। अगर एक को x1 मानते हैं तो दूसरे को बगल वाले उसी के बगल में, यानी ये ब्रैकेट है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ क्या है, हमने क्या किया है, ये ए का हमको क्या मिल गया है, ए का ये डिस्टेंस क्या मिला हुआ है इसका, देखिए सॉरी ये चीज मैंने लिखा ही नहीं, ये हो गया है x1 कामा y1 बना हुआ है, ये गलती हो गई हमसे, और यहाँ पे गलती नहीं हुई, थोड़ा सा क्या हुआ ना, जानते हैं कभी कभी एक ही घंटे लग जाता है कैमरा हो, क्योंकि मेरे पास इतना तो सिस्टम अभी है नहीं, मैं इसे मोबाइल से तो मोबाइल उसी में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो चलिए देखिए, अब बी हमको मिला है x2 कामा y2, ये हमको बी का पॉइंट मिला है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए दो पॉइंट दे दे आपको कहीं भी, तो आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है फाइंड द, एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 3,5 एंड B 7,9, ऐसे कह दिया डिस्टेंस निकालने को। तो ये नहीं जरूरी है कि आप इसी को x1 y1 माने, नहीं, आप मन करेगा तो इसको x1 y1 मानेंगे, मन करेगा इसको x1 y1 मानेंगे, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखें कि अगर इसमें इसको x1 माने हैं 3 को, तो इन्हीं की यहाँ पे y1 मान लेंगे, नहीं, जिस ब्रैकेट में x1 होगा उसी का करस्पॉन्डिंग y1 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधे देखिए डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 सब लिख लेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो लिखेंगे x1 इक्वल आपका 3, तो y1 इक्वल कितना हो गया 5, और x2 इक्वल कितना हो गया 7, तो y2 इक्वल कितना हो गया आपका 9। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे सीधे, और डिस्टेंस का फार्मूला जैसे लगाएंगे डी इक्वल आपको मिल जाएगा, देखिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 ऑफ द होल स्क्वायर, में यहाँ फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ x2 माइनस x1, और एक चीज और यहाँ देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 माइनस, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लेकिन कब, ऐसा नहीं, अगर यहाँ x1 में से x2 को घटाए हैं, सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपको y1 में से y2 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, ये करना होगा, ये नहीं कि इसमें x1 से x2 को घटा दे उसमें y2 से y1 को, तो गलत हो जाएगा तुरंत। अगर x1 से x2 को घटाया गया तो y1 से y2 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर x2 माइनस x1, तो यहाँ से वैल्यू रखिए, x2 कितना है 7 और माइनस कितना है x1 यानी 3, 7 माइनस 3 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट y2 कितना है आपका 9 माइनस यहाँ पे कितना है y1 5 ऑफ द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, देख लीजिए कितना मिल जा रहा है,
यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो गया, यानी हो गया टोटल कितना हुआ 32 आ रहा है। कितना आ रहा है 32। अब आप 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर तो 4√2 आ जाएगा। 4√2 यूनिट लिखा जाता है, यूनिट का मतलब इकाई। अब ये देखिए कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो यूनिट से रिलेटेड अगर बात करें, यूनिट के फैक्ट की बात करते हैं, तो यूनिट का मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ डिस्टेंस लिया है, देखिए यूनिट बहुत सा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ इकाई क्यों लिखता है, यूनिट क्यों लिखता है। यूनिट का मतलब ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस आ रहा है गैपिंग का, पता नहीं सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है, क्योंकि हम किलोमीटर को अगर आप कहीं प्रेजेंट करते हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट ए लिटिल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर 1 किलोमीटर। तो इससे हम क्या करते हैं ऐसे ही लेट कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास तो यहाँ पे कंफर्म है नहीं, तो यूनिट इसीलिए लिखा जाता है कि अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, और मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे। तो चलिए ये रहा डिस्टेंस फार्मूलेशन का डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन, ठीक है। तो दूरी के फार्मूले का यहाँ पे निगमन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए आते हैं एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस तरह से नहीं दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता, बल्कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल दे देता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड दे देता है, या फिर एक्स और वाई ए बी सी ऐसे करके दे देता है। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस निकालते हैं कुछ और के बीच में। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, एक और लेते हैं क्वेश्चन कोई। मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस, मान लीजिए फिर कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए कामा बी एंड 3a कामा माइनस बी। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ए बी करके, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये देखिए इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। अब कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो सीधे आपको लिखना, सॉल्यूशन में आएंगे और सीधे लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे x1 इक्वल ए एंड y1 इक्वल बी, हो गया। ऐसे ही x2 इक्वल आपका हो गया 3a और y2 इक्वल हो गया माइनस बी, हो गया। अब कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस का फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, और डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें, डी इक्वल हो जाएगा इन द ब्रैकेट x2 माइनस x1 ऑफ द होल स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट y2 माइनस y1 ऑफ द होल स्क्वायर। यहाँ पे सीधे वैल्यू रखेंगे, x2 का कितना है वैल्यू हमारे पास 3a माइनस x1 कितना है a ऑफ द होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें कितना है b माइनस, देखिए y2 का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे माइनस बी है, क्या है माइनस बी है, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस बी, और माइनस तो फार्मूले में है लगेगा यहाँ पे, और फिर y1 कितना हमारा b और पूरे का होल स्क्वायर। तो 3a में से अब देखिए क्या निकालेंगे, 3a में से a जाएगा तो बचेगा 2a ऑफ द होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस लगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4b स्क्वायर, यह बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए 4 दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, ठीक है। डिस्टेंस इस तरह से आप निकालेंगे, कोई भी वैल्यू रख करके आप वहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे और डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। आते हैं बात करते हैं कोलिनियर की। देखिए कोलिनियर की बात करें, कोलिनियर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं संरेखीय। देखिए कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख होना, कोलिनियर। देखिए कोलिनियर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संरेख। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, क्या होता है, एक ही रेखा पर। तो अब ये बताइए एक सीधी रेखा पर, अगर किसी सीधी रेखा पर इसमें कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। लेकिन आपका जो कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन देता है वो केवल 3 पॉइंट से देता है, कि 3 पॉइंट दे देगा, क्या प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी सिद्ध कीजिए कि ये दिए गए जो पॉइंट है वो हमारे कोलिनियर हैं, यानी संरेखीय दिए हुए हैं।
तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये बताइए, अगर 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने लिया ना, तो ए बी सी 3 पॉइंट हो गया। तो अब बताइए ए बी सी है, 3 पॉइंट से हमारा 3 वर्टेक्स से ट्रायंगल भी बनता है। लेकिन कब ट्रायंगल बनेगा, देखिए अभी देखिए ए को हमने बी से मिलाया, अब बी को हमने सी से मिलाया, फिर ए को सी से मिलाया, ट्रायंगल बना क्या? ए को हमने किससे मिलाया? बी से, फिर बी को हमने किससे मिलाया? सी से, फिर ए को हमने किससे मिलाया? सी से। ऐसा करके हम चेक कर लिए क्या ट्रायंगल बना हमारा? ट्रायंगल नहीं बना। इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बना तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, और 0 होगा भी। लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ये 3 पॉइंट हो गए। अब तीनों पहले यही काम, ए को बी से मिलाइए, मिला दिया हमने, और बी को सी से मिलाइए, मिला दिया, और ए को सी से मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन के रेडी। इसका तो कुछ एरिया तो बनी गया, लेकिन इसका एरिया बना नहीं बना। ठीक है, तो इसको लगाने के 2 मेथड है। पहला चीज, अब देखिए ए बी और बी सी को ऐड कर दें और ए सी के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब हम कहेंगे कोलिनियर है। ए बी में अगर बी सी को हम ऐड कर दें और ए सी के इक्वल आ जाए, ए बी को किस में ऐड कर दें? बी सी में, और वह पूरा किसके इक्वल हो जाए? ए सी के, तो क्या कहेंगे हम? कि कोलिनियर है, यानी संरेख है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर ए बी को बी सी में ऐड करने के बाद ए सी बराबर नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा, कुछ और आने का मतलब ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ए बी और बी सी का वैल्यू हमेशा ए सी से बड़ा होता है। कब? जब वहां पे ट्रायंगल बनता है तब। ठीक है, जब वहां ट्रायंगल बनता है तो ऐसे कंडीशन में हम ये काम करते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में इस काम को किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 3 पॉइंट लेते हैं और तीनों पॉइंट को देखते हैं कि क्या वो पॉइंट जो हमारे हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो चलिए मान लीजिए 3 पॉइंट है, आइए 3 पॉइंट हम ले रहे हैं। चलिए हमारे पास मान लीजिए 1, 2 एक पॉइंट हो गया, हमारे 2, 3 दूसरा पॉइंट हो गया, और 3, 4 ये तीसरा पॉइंट हो गया। और कह रहा है ए बी सी, ए पॉइंट का नाम ए और दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी है। और कह रहा प्रूव दैट, इसको प्रूव करके दिखाइए कि कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, या फिर फाइंड कीजिए कोलिनियर है कि नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए ए डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कोलिनियर को बताया जा रहा है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का डेरिवेशन कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो कोलिनियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कह रहा कि फाइंड check whether the given points are linear or not. Now सॉल्यूशन में आएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, x1 इक्वल कितना हमारा 1, और y1 कितना हो गया आपका 2, x2 इक्वल कितना है 2, और y2 इक्वल कितना हो गया 3, और x3 इक्वल आपका हो गया 3, और y3 इक्वल हो गया 4। ये हमारे देखिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे डी ए बी, डिस्टेंस ए बी, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जाएगा x2 - x1 यानी 2 - 1 ऑफ द होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 3 - 2 ऑफ द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 1, या 2 सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 1 ऐड कर देंगे कितना बच जाएगा आपका 2। तो 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, √2। डिस्टेंस ए बी कितना आ गया आपको, ए बी के बीच का डिस्टेंस हमको मिल गया √2। इसी तरह से डी बी सी निकाल दें, डी बी सी डिस्टेंस बी सी के बीच का फॉर्मूला देखिए, फिर 3 - 2 4 - 3, फिर ये भी आ जाएगा √2 आपका, निकाल के देख लिया बी सी। अब ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए ए और सी का, तो 2 पॉइंट है तो डी ए सी, तो ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो मान लीजिए इसको x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, सी वाला यही है। देखिए ए और सी, यहाँ पे 3 ने समझिएगा कि x3 है, हमेशा x3 नहीं रहेगा, क्योंकि किसके बीच निकालना है, ए और सी के बीच 2 ही पॉइंट है, इसलिए एक x1 और एक y1 और एक x2 और एक क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। तो यहाँ की बात करें, ए सी के बीच की बात करें, ए सी हमारा ए और सी है, तो इसमें मान लीजिए x2 ये माने है, x1 है, तो 3 - 1 ऑफ द होल स्क्वायर,
तो जाएगा √3 - 1 ऑफ द होल स्क्वायर। जिन दो पॉइंट को लेंगे उसी में से x1 y1 x2 y2 रखना है आपको। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की बात करें तो हमारा a और c वाला पॉइंट है, तो हमने क्या किया है, c वाले को x2 y2 मान लिया है और a वाले को x1 y1 मान लिया है, और प्लस y2 - 1 यानी 4 - 2 ऑफ द होल स्क्वायर। आइए देखिए, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ हो गया 4, कितना हो गया 4 प्लस ये भी हो गया 4, 8 हो गया। रूट कितना है 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2√2 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब यहीं पे समझना है कि कैसे हम पता पाएंगे कि ये दोनों हमारे तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है, संरेख है कि नहीं। पहला चीज, इस तरह क्वेश्चन देगा जब भी तो आप ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस सीधे निकाल लीजिए। एरिया का फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एरिया से रिलेटेड फार्मूला तब लगाएंगे जब वो खुद कह देगा कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप इसका उसी में एक्स वाई जेड दे देगा, कहेगा कि इसका वैल्यू निकालिए अगर कोलिनियर है, तो ऐसे में एरिया वाले पे किया जाएगा। नहीं तो अगर 3 पॉइंट आपके इंटीजर में दिया हुआ है या फिर कुछ ऐसे वेरिएबल्स में दिया हुआ है जो लगभग जैसे दिख रहे हो ए बी करके, और वो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने लायक हो, तो आप क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या, देखिए वही चीज वही जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, ए बी सी वाला बात, ए बी सी। अगर इन दोनों को जोड़ने पर यानी ए बी और बी सी को जोड़ दें और ए सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब तभी तो कोलिनियर है, और नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए ए बी की बात करते हैं, लिखिए डिस्टेंस ए बी डी ए बी, और पहले ए बी प्लस बी सी जोड़िए, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी को बी सी में जोड़िए, तो ए बी हमारा √2 है और प्लस ए बी क्या है √2 है बी सी, और दोनों ऐड कर दिए कितना हो गया 2√2, और 2√2 किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना, किसके इक्वल है ए सी के, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल आपका क्या आ गया ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आ गया ए सी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अब ये क्या है कोलिनियर है। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो क्लास 10 तक के हैं वो इस तरह से आते हैं कि कोलिनियर प्रूव करने के लिए या तो कोलिनियर दिया रहता है या एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करके जो एरिया, इसीलिए देखिए उसको मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, अभी उस फार्मूले का डेरिवेशन कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, डेरिवेशन करा के तब फिर कोलिनियर को समझाया जाएगा। तो वहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू जो निकालना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। दैट्स ऑल ओवर, और ये आज का टॉपिक है, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।